ये कुछ बोल रहा परले का सब नाशन है तुम गौरी शिव शंकर प्यारी बड़ी। नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया है कि हिस्ट्री का ये सेट एक है, ऐसे हिस्ट्री के 10 सेट आएंगे और हर एक सेट से एक एक्स्ट्रा सवाल आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे बिना रुके हुए, और क्या कि पढ़ना बहुत है। 50 सवाल है और 50 सवाल का ये पहला सेट है। इसे देखेंगे। 1 नंबर सवाल है कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। प्रिय पशु की बात हो रही है। इसमें 4 जो ऑप्शन है, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट और सांड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांड। सैंधव निवासियों का प्रिय जो पशु था वो सांड को बोला जाता है। आप यहाँ पे 2 सवाल लिख लीजिए। एक होता है प्रारंभिक हड़प्पा काल, यानी शुरू का हड़प्पा काल कब से कब तक था, और एक है उत्तर हड़प्पा काल, यानी एक अंतिम वाला हड़प्पा काल कब से कब तक था। उत्तर हड़प्पा पूछता है कि उत्तर हड़प्पा का समय काल कब से कब तक था, और प्रारंभिक हड़प्पा का समय काल कब से कब तक था। तो प्रारंभिक हड़प्पा का जो समय काल था वो 6000 BC से लेके 1300 BC तक था, और उत्तर हड़प्पा का जो समय काल था ये 1900 BC से लेके 1300 BC तक था। ये 2 सवाल आप नोट कर लीजिए। बस जाइए, देखिएगा स्टैंड ना गिरे, गिर जाएगा। एक नंबर सवाल हमारे अनुमान से आप लिख लिए होंगे कि प्रारंभिक हड़प्पा काल का समय काल 6000 BC से 1300 BC, और उत्तर हड़प्पा काल का समय काल जो है ये 1900 से 1300 BC। नई एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, ये पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आप सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा। 1 नंबर सवाल हो गया बाबू। दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी वो कौन सा वो स्थल है जो चारों तरफ से किले बंद नहीं थी। तो यह जो जगह है वह रोपड़। और इस एक सवाल से लिख लीजिए कि ये कहाँ पड़ता है, तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, रोपड़ पंजाब। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर सवाल देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर सवाल। लिखा गया है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त जो अनेक बाट हैं, जिसको हम लोग के गांव वाले भाषा में बटखारा बोला जाता है, जो अनेक बाट हैं उसमें सबसे छोटे बाट का वजन क्या है, यानी सबसे छोटा जो बटखारा था उसका वजन क्या है। तो आप 2 लिखिए। एक तो सबसे बड़े बाट का वजन क्या है, बड़ा बाट का वजन क्या है, और फिर लिखिए छोटे बाट का वजन क्या है। ये दोनों लिख लीजिए यहाँ पे टिक मार के। तो बड़े बाट का जो वजन है वो 1375 ग्राम है। 1375 ग्राम है ये बड़े बाट का वजन है। और छोटे बाट का वजन जो पूछ रहा है, तो छोटे बाट का जो वजन है वो 0.87 ग्राम है। ये छोटे बाट का वजन है, और इस ऑप्शन में कहीं भी छोटे बाट का नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो चारों है ये चारों ऑप्शन गलत है। इसलिए हमने आपको आंसर सही बता दिया कि छोटे बाट का वजन जो है वो 0.87 ग्राम है, 87, और सबसे बड़े बाट का वो जो वजन है वो 1375 ग्राम है। सिंधु घाटी सभ्यता में बाबू 150 बाटों का वर्णन मिलता है। ये दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और चौथे नंबर सवाल की तरफ देखेंगे। चौथा नंबर जो सवाल है कि मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या बोला जाता है। तो मौर्य काल का पहले एक तो समय काल जान जाइए कि मौर्य काल का समय काल क्या है। तो मौर्य काल का जो समय काल है 322 ईस्वी से लेके 185 BC तक, ये मौर्य काल का समय काल है। और जो जनपद से आय प्राप्त होती थी उसको राष्ट्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राष्ट्र बोला जाता था। और जो नगरों से टैक्स प्राप्त होता था उसको दुर्ग बोला जाता था। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र। आपको लिखना क्या है वो समझ जाइए। आपको एक लिखना है कि मौर्य काल का समय काल कब से कब तक था, तो 322 से 185 BC लिखना था। और एक ये लिखना है कि मौर्य काल में बाबू राजस्व की दर कितनी थी, यानी कितने के दर से टैक्स लिया जाता था। तो मौर्य काल में 1/6 से लेके 1/4 के बीच में टैक्स का निर्धारण किया जाता था। हम आपको बता दें कि शाहजहां ने टैक्स का जो दर था उसको 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था। हाफ आपको टैक्स देना है। 2 और टैक्सों के नाम आप जान सकते हैं जो आगे आपको मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, यानी मगध की राजधानी कहाँ थी। इसमें जो ऑप्शन है उसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किए थे वो उदयीन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किया था, गंगा सोन नदी के संगम पर। गंगा सोन और कभी कभी पुनपुन भी दे देता है, तो याद रखिएगा गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर मगध साम्राज्य की क्या हुई, मतलब मगध साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उसका निर्माण हुआ था। अंग एक यहाँ पे सिर्फ डैश दे के लिख लीजिए। अंग पूछेगा कि अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी है चंपा। तो इस सवाल कंप्लीट हो गया। 6 नंबर सवाल देखेंगे। 6 नंबर सवाल है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ है, यानी 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ है, किसके समय काल में हुआ है। मौर्य युग में हुआ है, बुद्ध युग में हुआ है, या फिर गुप्त युग में हुआ है, या फिर ऋग्वैदिक युग में हुआ है, यानी कब हुआ है। तो इसका जो वर्णन हो जाएगा ये हो जाएगा बुद्ध युग में हुआ है। कब हुआ है, बुद्ध युग में है। इसका जो आंसर आपको लिखना है, इसका जो व्याख्या लिखना है वो लिखिए। देखिए ये जो महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ये शताब्दी सिर्फ लिख लीजिए कि कौवीं शताब्दी में इसका वर्णन मिलता है। तो 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और महाजनपदों की कुल संख्या 16 है, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो मगध है। आप जहां तक हमारी बातों को सुन पा रहे हैं उतना आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये महाजनपदों के वर्णन की बात 6ठी शताब्दी में हो रही है, और टोटल 16 महाजनपद है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध है। एक आपको इसका नाम सुनने को मिलेगा निष्क। निष्क क्या है ये सुनने को मिलेगा। निष्क क्या है, तो निष्क आभूषण होता था, वो भी सोने का। सोने के आभूषण को या फिर सोने को निष्क कहा जाता था मौर्य काल में। याद रखिएगा किस काल की बात हो रही है, ये मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य काल में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल देख रहे हैं बाबू। 50 सवाल है तो थोड़ा सा तेजी में करेंगे हम। 50 देखिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल क्या है। 7 नंबर सवाल है कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है। अध्ययन और अध्यापन, कृषि, दक्षिणा देना, व्यापार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है। आप सभी किसी को पता है कि हमारे ऋग्वेद में 4 प्रकार के जातियों का वर्णन मिला है। जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मणों का दर्जा काफी ऊंचा हुआ है। जो वैदिक सभ्यता है वह 1500 से लेके 500 BC तक इसका वर्णन मिलता है। इसको आप लिख लीजिए, वैदिक सभ्यता का समयकाल लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों का जो कार्य है वो पढ़ना और पढ़ाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर लिखा हुआ है कि महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है। यानी महाभारत में जो भी बातें लिखी गई हैं उसमें सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात और प्रेरणा वाली बात कौन है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है बाबू वो महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद और रोचक भाग है। व्याख्या के तौर पर इसमें लिखेंगे कि महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की है, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा, महर्षि द्वैपन वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। महाभारत जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और महाभारत का युद्ध जो चला था वो 18 दिनों तक चला हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल है कि भगवत गीता यानी गीता में महाभारत के किस पर्व का उल्लेख मिलता है या अवतरित की बात कही गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदि पर्व। महाभारत में, भगवत गीता में जो है वो महाभारत के आदि पर्व का वर्णन किया गया है। 50 पर्वों का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसमें आदि पर्व सबसे प्रमुख है और फेमस है। आगे बढ़ेंगे। सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए 18 पर्व। टोटल
18 पर्व का वर्णन मिलता है, जिसमें आदि पर्व सबसे फेमस है। आपको लिखना है, अगर पूछेगा कि महाभारत में कुल कितने पर्व का वर्णन मिलता है, तो महाभारत में कुल 18 पर्व का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 पर्व। आगे बढ़ेंगे बाबू, 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी महात्मा बुद्ध को मृत्यु, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी, तो इनको जो मृत्यु प्राप्त हुई थी वो कुशीनगर में प्राप्त हुई थी। यहाँ पे सिर्फ लिख लेना है 483 BC, इतना ही लिखना है बस। ये तो आप लिख रहे हैं महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है, मृत्यु। तो एक ये भी सवाल है, एक ये भी सवाल है। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर सवाल देखें। 11 नंबर सवाल है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, यानी बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे लिख लीजिए, बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय ये बताता है कि महाजनपदों की संख्या जो है बाबू वह 16 है। बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय ये बताता है कि महाजनपदों की जो संख्या है उसकी संख्या 16 है। 16 महाजनपदों का वर्णन है। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल है कि जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। कुल 24, कुल कितने हैं, तो कुल 24। उसमें प्रथम तीर्थकार की बात हो रही है, तो प्रथम तीर्थकार का नाम है ऋषभदेव और 24वें तीर्थकार का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है। आपको एक चीज याद रखना है, याद ये रखना है और लिखना ये है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 468 BC में। कभी कभी पूछता है कि श्वेतांबर, क्या पूछता है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। आपको ये दोनों सवाल लिख लेने हैं। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर सवाल देखेंगे। लिखा गया है अलबरूनी भारत में किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी भारत जो आया था वो महमूद गजनी के साथ आया हुआ था और इसकी एक बहुत अच्छी फेमस पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। और यह जो पुस्तक है वो लिखा गया है अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक है किताब उल हिंद। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज भारत में किस शासक का राजदूत बनकर आया था। तो मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत में आया हुआ था और सेलुकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था। यानी सिकंदर का राजदूत सेलुकस निकेटर था और सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसको बोला जाता है इंडिका। लिखिएगा यहाँ पे इंडिका, तीर मार के लिख लीजिएगा इंडिका। और ये मौर्य वंश के बारे में सबसे स्पष्ट वर्णन देने वाली पुस्तक है इंडिका, जिसके रचनाकार मेगास्थनीज है। एक और तीर मार के आप लिख सकते हैं कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कि मेगास्थनीज के विवरण के किस शासक वंश की जानकारी मिलती है। यानी मेगास्थनीज का जो विवरण है, पुस्तक है इंडिका है, उसमें किस शासक वंश की जानकारी मिलती है। तो इसमें बहुत सारे वंश हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश। आप कमेंट करके बताइएगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था और नंद वंश की स्थापना किसने किया था। ये आप वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा और हम आपको बताते हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। डैश देके लिखना है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ है। और यही शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने
मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को हरा दिया था और मगध के गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। 16 नंबर सवाल है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो बाबू अजमेर में जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और इस दरगाह का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ है। ये भी आप लिख लीजिएगा सिर्फ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शताब्दी में हुआ है, तो 13वीं शताब्दी में हुआ। 17 नंबर सवाल देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध बहुत खराब था? आप जान जाइए कि गयासुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। तो आप इसको ये लिख सकते हैं तीर मार के सिर्फ तुगलक, आप सुन ही रहे हैं, संस्थापक आप लिख सकते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था और तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी वह 1320 ईस्वी में की गई। ये 2-3 सवाल आप जान रहे हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और सवाल है कि किस सूफी संत से इसके संबंध खराब थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध जो थे वो खराब थे। तुगलक वंश की स्थापना 1320 लिख लीजिए, यहाँ पे संस्थापक लिख लीजिए। सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं बातों को, तो आप जान रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या लिख रहे हैं, बस उसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। आगे बढ़िएगा। भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था? तो ये जो संत थे ये रामानंद थे। देखिएगा, दक्षिण भारत में बाबू अलवार और नैनार, अलवार जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे और नैनार जो शंकर भगवान की पूजा करते थे, ये दोनों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को काफी आगे लेके गया। वहीं रामानंद इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक का नाम हरिहर और बुक्का था। एक आपको यहाँ पे लिख लेना है, अगर जगह है तो लिख लीजिएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है। तालीकोटा खाली लिख लीजिए, तालीकोटा 1565। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो 1565 ईस्वी में हुआ है और ये बहमनी राज और विजयनगर के बीच में हुआ है और बहमनी राज ने विजयनगर को पूरी तरह हरा दिया था। किस युद्ध में हरा दिया था? तो तालीकोटा के युद्ध में हरा दिया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछा है हरिहर और बुक्का हैं और ये दोनों संगम वंश के राजा हैं। वंश की बात करेगा तो संगम वंश और व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो हरिहर और बुक्का। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? बताइएगा। कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? यहाँ पे आपको एक डैश देके लिख लेना है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। बहमनी 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई है और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो कल हम एक ट्रिक बताए थे, उसी ट्रिक के अनुसार कृष्णदेवराय तुलु वंश के राजा थे। ट्रिक को
ट्रिक में रहने दीजिएगा। अष्ट दिग्गज पूछेगा, अष्ट दिग्गज किसके राज दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के राज दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। ये 8 कवियों से संबंधित था, तो अष्ट दिग्गज जो था वो कृष्णदेव राय के राज दरबार में रहते थे। और ये पुस्तक तो आप जानबे करते हैं, मुक्त माल्याद की रचना किसने की है? तो कृष्णदेव राय ने ही की है। आगे बढ़ेंगे। बाईस नंबर सवाल है कि अबुल फजल की जीवनी, अबुल फजल की जीवनी आईन अकबरी किस भाग में वर्णित है? तो ये पंचम भाग में क्या है? पंचम भाग में वर्णित है। अच्छा, आपको बताना है कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? VVI सवाल है, कई बार पूछा हुआ है। हेनरी बेवरीज, आपको याद रखना है, हेनरी बेवरीज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 23 नंबर सवाल है कि किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलता है? तो ये पुस्तक जो है वह पुस्तक का नाम है आईन ए अकबरी। 24 नंबर सवाल देखिए, VVI सवाल है। लिखा गया है कि अबुल फजल की कृति अकबरनामा और आईन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मूलतः जो लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। हमने अभी ऊपर ही आपको बता दिया है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरीज। और आईन ए अकबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसको लिख लीजिए, ब्लैचमैन और जैरेट। ब्लैचमैन और जैरेट ने आईन ए अकबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरीज ने किया है। तो 24 नंबर आंसर का हो जाएगा बी नंबर फारसी। 25 नंबर सवाल है कि चगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो स्वयं को तैमूर तथा बाबर का वंशज मानते थे। 25 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि अकबर ने सोच समझकर किसको दरबारी भाषा या दरबार की मुख्य भाषा बनाया था, वह मुख्यतः क्या है? तो यह जो मुख्य भाषा है वह फारसी है। अकबर के समय में बउआ लिखना है यहाँ पे, सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी। शाहजहां के समय 17, शाहजहां के समय 17 और औरंगजेब के समय यह संख्या बढ़ के 21 हो गई थी। सूबों जिलों की संख्या जो थी वह अकबर के समय 15 थी, शाहजहां के समय 17 थी और औरंगजेब के समय यह बढ़कर 21 हो गई थी। सत्ताईस नंबर सवाल है, जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रजनम्मा शब्द का प्रयोग किया गया है वह पुस्तक कौन है? वह पुस्तक जो है वह महाभारत है। और यह पुस्तक रजनम्मा में अनुवाद किसने किया था? तो अकबर के कहने पर बदायूनी ने किया था। अकबर के कहने पर बदायूनी ने इसे अनुवाद किया था और जिसे रजनम्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी? वह विधि क्या कहलाती थी? तो वह विधि सूर्यास्त विधि कहलाती थी। और सूर्यास्त विधि 1794 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसका अर्थ है बाबू कि अगर अंग्रेज ने कोई दिनांक फिक्स किया है कि जमींदार को इस दिनांक को पैसा कलेक्टर के पास जमा कर देने हैं तो जमा कर देना है। अगर सूर्यास्त तक पैसा नहीं जमा करता था तो उसकी नीलामी बर्खास्त कर दी जाती थी। तो आपको लिखना है 1794 और लॉर्ड कर्नवालिस।
अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है कि कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था। ये तो आपको पता है कि 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। तो यह 19% भागों पर अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी जो है, रैयतवाड़ी जो है वह 51% भागों पर लागू की गई। अस्थाई बंदोबस्ती 19% भागों पर और रैयतवाड़ी 51% भागों पर लागू की गई। तीस नंबर सवाल, अस्थाई बंदोबस्ती में भूमि का मालिक कौन होता था। तो भूमि का मालिक जमींदार होता था और यह अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर सवाल देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दिन में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी के जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था, वह तिथि कौन था। तो वह तिथि थी 23 जून 1857। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो आपको याद रखना है 10 मई 1857। याद रखिएगा। ये बिहार से 1857 की क्रांति की जो भूमिका किए थे, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ये बिहार से 1857 की क्रांति की भूमिका निभाए। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था। तो ये जो संबंधित है, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है और यह बात लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बोला गया था। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में बाबू रेलवे का जनक, भारत में डाक तार का जनक, इन्हीं को बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी को ही बोला जाता है, रेलवे का जनक और डाक तार का जनक बोला जाता है। तैतीस नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर सवाल है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो यह अवध को कहा जाता है। अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किया था। 34 नंबर सवाल है, शाहजहानाबाद को बसाया था। शाहजहां ने बसाया था इसको। शाहजहानाबाद को क्या हुआ था, बसाया था। और एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, ताजमहल का निर्माण किसने किया है। ताजमहल का तो शाहजहां ने किया है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये याद रखना है, यमुना। ये आपके लिए फेमस सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आगरा, दिल्ली और लाहौर की एक ही समान विशेषता क्या थी। तो तीनों शहर 16वीं और 17वीं शताब्दी में शाही प्रशासन और सत्ता का क्या रहा है, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक यहाँ पे आप तीर देख के लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह भी है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है, 1878। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है, तो 1878 ईस्वी में हुआ। सवाल है 36 नंबर कि 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे गंगाधर राव। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपनी आहुति दी थी, बलिदान दिया था, उनका नाम है मंगल पांडे। किसने दिया था, तो मंगल पांडे। और इनको फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी।
37 नंबर सवाल है बाबू कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह जो कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ लिख लीजिए इनका जन्म और एक तरफ लिख लीजिए इनकी मृत्यु। जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1945 ईस्वी में। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। पूछेगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू कह के किसने पुकारा, राष्ट्रपिता कह के किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस। और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1938 और 1939, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अड़तीस नंबर सवाल देखिएगा। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 39 नंबर। अमृतसर में जनसंहार कब हुआ है? दो आदमी के नाम याद रखिए, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू। ये दोनों आदमी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी के खिलाफ पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग एक था, वहां पे लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ये दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद तो फिर अंग्रेजों के एक सेनापति थे, गवर्नर थे उसमें, वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे उनका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और शंकर नारायण ने विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं फिर भी हमारी अगर बातों को आप सुन रहे हैं तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार सुन लीजिएगा, सवाल एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए ये 50 सवाल ही हैं, लेकिन आप महसूस कीजिएगा कि 50 सवाल में हम 150 सवाल पढ़ पा रहे हैं और सिर्फ एक अध्याय से सवाल नहीं है बउआ, ये 15 अध्याय मिला के सवाल तैयार किया गया है। बेहतर से बेहतर ऐसा सेट है, इसीलिए आप लगातार जुड़े रहिएगा अमाया आर्ट्स चैनल से। 40 नंबर सवाल। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों क्या थे भाई? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे और ये दोनों का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। ये दोनों का संबंध खिलाफत आंदोलन से है जो 1919 ईस्वी में हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल कितनी हड़तालें हुई थी? तो कुल 396 हड़तालें जो हुई थी वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुई थी। 1921 का जनसंख्या विभाजक वर्ष बोला जाता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921 याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है, ढाका में हुआ है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ है वो कराची में हुआ है और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? तो 1907 ईस्वी में हुआ है। तो 43 का भी और 44 का भी हो जाए। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर सवाल तक। मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन में लीग के विधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसे कब स्वीकार किया गया है? तो 1907 के लाहौर अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 45 का बी।
46 नंबर सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, या फिर आर्थिक लोकतंत्र है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत के संविधान को प्रस्तावना जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, याद रख लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो है वो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसा ही हो, 11 ना हो, तो आप 10 आंसर लगाइएगा। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो ये है कि हर गार्जियन को 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। ये मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य हम किस देश के संविधान से लिए हैं? तो यूएसएसआर संविधान से लिए हैं, यानी सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। इसका चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 के क में है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 के क में है। 48 नंबर सवाल है, नोट करते चलिएगा जहां भी आप लिख रहे हैं। अगला सवाल है कि मूल कर्तव्य को क्या है भाई, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है कि नहीं है, कि कुछ को प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मूल कर्तव्य को न्यायालय का संरक्षण क्या है, प्राप्त है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में देखा गया? ये ऊपर ही सवाल था, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे और आज का अंतिम सवाल देखेंगे। सवाल है कि भारत विभाजन से लगभग कितनी संख्या से ज्यादा लोग अपने अपने वतन उजड़ गए और दूसरे जगहों पर जाने के लिए विवश हो गए? तो वो था 1 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो अगर पूछेगा आधार, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या रखा गया था? तो धार्मिक आधार रखा गया था। और भारत में राज्यों के निर्माण का आधार क्या रखा गया था? तो भारत में राज्यों का निर्माण आधार रखा गया था, वो रखा गया था भाषाई। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, पूरा सेट 50 का 50 क्वेश्चन, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।